बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन WA स्टडी ट्यूब। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लंग्स क्या होते हैं, किस जगह पे मौजूद होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका साइज़ क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लंग्स में जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है, सांस लेने का अमल है, वो किस तरह से होगा। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक फ़िज़िकल मूवमेंट है जो कि एसोसिएटेड है, लिंक है विद गैसेस एक्सचेंज। गैसों के तबादले के साथ ये लिंक है, एक फ़िज़िकल मूवमेंट है। मतलब कि हमारे जो जिस्मानी एक हरकत है जो कि गैसों के तबादले के साथ मुंसलिक है। अब हम देखते हैं कि जो फ़िज़िकल मूवमेंट वो किस किस तरह की है। इसके दो फेजेज़ हैं। एक हम कहेंगे इसको इन्हेलेशन, मतलब कि गैसेस को अंदर लेके जाना, हवा को अंदर लेके जाना, और दूसरे नंबर पे है एक्सहेलेशन। हम इसको इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। डिफरेंट किस्म से, मतलब कि मुख्तलिफ तरह से जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो पहले हम देखेंगे इंस्पायरेशन क्या है या फिर इन्हेलेशन क्या है, गैसों को अंदर लेके जाना या हवा को अंदर लेके जाना। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो प्योर एयर होती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको लंग्स के अंदर लेके जाया जाता है, और जो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके ब्लड में लेके जाया जाता है, और उसके बाद जो है वो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होती है वो ब्लड से डिफ्यूज़ होकर लंग्स में आती है, और इस तरह वहाँ से वो बॉडी के आउटसाइड निकल जाती है। इस तरह ये गैसेस का तबादला होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले इंस्पायरेशन या इन्हेलेशन। इंस्पायरेशन और इन्हेलेशन में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रिब मसल्स। रिब मसल्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि रिब्स है, लंग्स के ऊपर उसको कवर किया हुआ है, लंग्स को कवर किया हुआ है रिब्स ने, और इन रिब्स के दरमियान ये मसल्स होते हैं जो कि इन रिब्स को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या होगा इंस्पायरेशन के प्रोसेस में जब हम हवा को अंदर लेके जाएंगे? देखें फॉर एग्जांपल, ये मैं सांस लेने लगा हूँ, हवा को अंदर लेके जाऊँगा। अब देखें, जब हवा को अंदर लेके जाया गया तो रिब मसल्स थे, देखें रिब मसल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं। रिब मसल्स कंट्रैक्ट, ये देखें ये जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट होंगे, रिब्स सारी ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। आप यहाँ पे एक पिक भी आपको नज़र आ रही है, एक तस्वीर नज़र आ रही है, उसमें देखें कि किस तरह जो है वो रिब ऊपर की तरफ उठ गई हैं, और जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो गए और रिब्स ऊपर की तरफ उठ गई हैं। रिब मसल्स कंट्रैक्ट, रिब्स आर रेज्ड। रिब्स जो है वो रेज्ड हो चुकी हैं, ऊपर की तरफ उठ चुकी हैं, मतलब कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ये सारी रिब्स जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, यहाँ पे डिस्टेंस इनके दरमियान कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, डायाफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट हो जाएगा। डायाफ्राम क्या, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स के नीचे, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। अब इस जगह पे ये रिलैक्स है, जब इसने कंट्रैक्ट होना है तो इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी, इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये जो डायाफ्राम है पहले डोम शेप में मौजूद था, लेकिन अब इसकी क्या है, ये सीधी शक्ल में आ जाएगा, अपनी डोम शेप को चेंज कर लेगा। डोम शेप कौन सी थी? यहाँ गुंबद नुमा एक शक्ल पहले इसकी थी, जब ये कंट्रैक्ट हुआ तो इसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर ली और सीधा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि थोरेसिक कैविटी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है? चेस्ट कैविटी हम इसको कहते हैं, थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। इस पे क्या इसका इफेक्ट होगा? देखें, जब ये जो मसल्स कंट्रैक्ट हुए, रिब्स ऊपर की तरफ चली गई, और ये जो डायाफ्राम है ये कंट्रैक्ट हुआ और ये नीचे की तरफ आ गया। ये क्या हुआ? ये लोवर्ड हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब इनके दरमियान जो है वो एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया, एरिया बढ़ गया। इनके रिब के दरमियान और डायाफ्राम के दरमियान जो है एरिया वो बढ़ गया।
एरिया बढ़ गया तो हमें पता है एरिया का जो एक फार्मूला है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ का एरिया बढ़ेगा तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ और चेस्ट कैविटी पे जो प्रेशर है वो कम हो गया। जैसे ही चेस्ट कैविटी पे प्रेशर कम होगा तो जो लंग्स हैं उनके इनसाइड, लंग्स को मैंने आपको बताया था कि ये स्पंजी और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, इनके ऊपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इनका एरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लंग्स के इनसाइड प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि इनके दरमियान भी एरिया जो ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो अब लंग्स के अंदर भी जो है वो एरिया उसका लंग्स का भी बढ़ जाएगा और इसी तरह लंग्स के अंदर भी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो कम है और जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइड इन्वायरमेंट, वहाँ पे क्या है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है। तो हमें पता है डिफ्यूजन का प्रोसेस हम जानते हैं कि जो ये हवा है अब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी तो खुद ब खुद जो है वो एयर रशेज इनटू द लंग्स, जो एयर है वो धक्के से लंग्स के अंदर आ जाएगी। जैसे ही एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती जाएगी तो क्या ऐसा होगा कि ये कंटिन्यू रहेगा कि एयर जो है वो अंदर को ही आती जाए? नहीं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल जो एयर की कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा कि एयर का जो प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन है वो लंग्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये स्टार्ट कर देता है एक्सपायरेशन का प्रोसेस। अब हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ कि जब हवा अंदर की तरफ हुई, अंदर हमारी बॉडी में इंटर हुई, तो क्या हुआ, रिब मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुए और रिब्स जो है वो रेज्ड हो गई, ऊपर की तरफ चढ़ गए। और इसके साथ साथ उसी वक्त ही जो डायाफ्राम है वो भी कंट्रैक्ट हुआ और वो जो है वो नीचे की तरफ आ गया, उसने अपनी डोम शेप को चेंज कर लिया, वो नीचे की तरफ आ गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा चेस्ट कैविटी पे, थोरेसिक कैविटी पे? कि थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उस पे जैसे एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर जो है वो चेस्ट कैविटी पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही चेस्ट कैविटी पे प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो जो लंग्स हैं उनका भी एरिया जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ। चेस्ट कैविटी का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो लंग्स के अंदर जो है उनका एरिया वो भी इंक्रीज़ हुआ। जब लंग का एरिया इंक्रीज़ हुआ तो उसमें डेफिनेटली जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो एयर है आउटसाइड में जो ज़्यादा एयर है और अंदर कम एयर है, तो जो बाहर की एयर है वो रशेज इनटू द लंग्स, खुद ब खुद धक्के से लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। अब ये हवा एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर और बाहर दोनों में जो इसकी कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी और देन उसके बाद जो इनसाइड लंग्स के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद एक टाइम आएगा कि अब हम उस एयर को जो है वो आउटसाइड निकालना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन वो किस तरह से होती है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा वो वाला। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है। इसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा। रिब मसल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, या वहाँ पे कंट्रैक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, और इसके साथ ही डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। जब रिब मसल्स रिलैक्स होंगे तो पहले तो ये ऊपर की तरफ थे, रेज्ड हुए थे, अब क्या ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे वो रेज्ड थे, लेकिन जैसे ही सांस लिया, हवा बाहर की तरफ निकाली, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, नॉर्मल पोजीशन पे, मतलब कि नीचे आ गए। और डायाफ्राम जो है वो भी रिलैक्स हुआ और ये अब अपनी जो नॉर्मल पोजीशन पे, जिसको कहते हैं डोम, गुंबदनुमा शक्ल, ये उसमें वापस चला जाएगा।
इसकी भी आपको नीचे एक पिक नज़र आ रही है 9th क्लास की बुक की, आप देख सकते हैं। रिब मसल्स रिलैक्स हुए, रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। ये इसके जब दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी ये रिलैक्स हुए और इन्होंने रिब्स को जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। उसके बाद अब इसका जो थोरेसिक कैविटी पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए तो इसका जो एरिया है वो दोबारा से डिक्रीज हो गया। अब एरिया डिक्रीज हुआ तो हमें पता है कि इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब यहाँ पे चेस्ट कैविटी पे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली जो लंग्स हैं उनका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया उनका कम हो जाएगा। और जब लंग्स का एरिया कम होगा तो लंग्स पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लंग्स के अंदर जो पहले एयर थी वो ज़्यादा थी, अब क्या होगा, जब इन पे प्रेशर बढ़ेगा तो इनके अंदर जो मौजूद एयर है वो आउटसाइड निकलना स्टार्ट हो जाएगी, रशेस आउटसाइड। अब इस वक्त क्या है, इस स्टेज पे क्या है, जब प्रेशर इसका अंदर ज़्यादा है, अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है, एयर की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, बाहर वाले इन्वायरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब इस तरह होगा कि लंग्स के अंदर से जो एयर है वो आउटसाइड निकलना स्टार्ट हो जाएगी और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी, इम्प्योर एयर को अपने साथ लेके जाएगी। और वो इम्प्योर एयर कहाँ से लेके जाएगी, ब्लड से। जिस तरह इंस्पायरेशन के प्रोसेस में हुआ था कि ऑक्सीजन को इनसाइड ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ किया गया था, अब एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योर एयर है, उसको जो है वो ब्लड से बाहर डिफ्यूज़ किया जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी जब आउटसाइड और इनसाइड जो है वो प्रेशर जो कंसंट्रेशन है एयर की, जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो लंग्स उसके अंदर जो प्रेशर है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो एयर की कंसंट्रेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, दोबारा से वो प्रोसेस इंस्पायरेशन का स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से सांस अंदर लेके जाना हम स्टार्ट कर देंगे। और ये सारा कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे जो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर जो हम जो है वो रेस्ट में अगर ब्रीथिंग का प्रोसेस करें तो रेस्ट में ऑलमोस्ट 16 to 20 टाइम्स जो हम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। और अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, मुश्किल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है 30 to 40 टाइम। हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हद से ज़्यादा हो गई है ब्लड में तो वो इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव है। वो क्या करता है, वो रिब मसल्स को और डायफ्राम को एक सिग्नल सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है कि जो अपना रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको इंक्रीज़ कर ले। और जिस तरह से रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो आउटसाइड बॉडी से निकाल सकते हैं हम, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इनहेल कर सकते हैं। साथ एक छोटे से बॉक्स में बताया गया है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो इनवॉलंटरी है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हम कुछ टाइम के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए हम इसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते क्योंकि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ये था हमारा आज का टॉपिक, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।